अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वोल्यूट्स एंड एवोल्यूट्स ऑफ कर्व। अगर एक टर्म की आपको समझ आ गई तो दूसरी इजीली आप जो है वो क्लियर कर लेंगे। ये दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट में हैं या यूँ कह लें कि एक दूसरे के अपोजिंग टर्म्स हैं। प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करते हैं फिर आपको इसका क्लियर हो जाएगा। When the tangent to a curve C is normal to another curve C1, then C1 is called involute of C and C is called evolute of C1। ये इसका मतलब क्या है प्रॉपरली आपको मैं बताता हूँ। आप क्या करें, दो कर्व्स लें। आपने दो कर्व्स ले ली, एक कर्व को नाम दे दें C, ये आपके सामने शो हो रही है, और एक कर्व आप ले लें C1 जिस पर पॉइंट P1 डाला हुआ है मैंने। तो कर्व C जो है इस पर आपको एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, उसे T का नाम दे दें और इस पर एक नॉर्मल होगा, उसे N का नाम दे दें। सिमिलरली कर्व C1 जो है इस पर टेंजेंट थोड़ा स्पेसिफिक करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए आप इसे T1 का नाम दे दें एट पॉइंट P1 और जो नॉर्मल होगा वो आपके पास N1 कहलाएगा। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि व्हेन द टेंजेंट टू अ कर्व C इज़ नॉर्मल टू अनदर कर्व C1 देन C1 इज़ कॉल्ड इन्वोल्यूट ऑफ C एंड C इज़ कॉल्ड एवोल्यूट ऑफ C1। अगर आपके पास एक कर्व, दो कर्व इस तरह से रखी हुई हैं कि आप एक कर्व पर टेंजेंट ड्रा करें लेकिन उसे बढ़ाते हैं तो वो दूसरी कर्व पर नॉर्मल के तौर पर बिहेव करता है, और एक कर्व पर नॉर्मल ड्रा करते हैं लेकिन वो दूसरी कर्व पर टेंजेंट के तौर पर बिहेव करता है, तो फिर इस सूरत में वो दोनों जो कर्व्स हैं वो एक दूसरे के इन्वोल्यूट और एवोल्यूट कहलाएंगे। अब जिस कर्व पर टेंजेंट होगा और दूसरी पर वो नॉर्मल होगा, तो जिस कर्व पर एक लाइन टेंजेंट के तौर पर बिहेव कर रही है वो वाली कर्व जो है वो आपके पास एवोल्यूट कहलाएगी, और सेम लाइन उस टाइम जिस पर नॉर्मल होगी वो इन्वोल्यूट कहलाएगी। बस ये बात आपने जहन में रखनी है। प्रॉपर डेफिनेशन ये आपके पास है, मज़ीद आप रिकमेंडेड बुक से जो है वो क्लियर कर सकते हैं। डिटरमाइन द कर्वेचर ऑफ द इन्वोल्यूट ऑफ कर्व अल्फ़ा अपॉन एस। आपके पास एक कर्व दे दी गई है अल्फ़ा, हमने उसका नाम दिया है। ये बेसिकली अब ये क्या है, स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन है। अगर कोई कर्व आपके पास इमेज को प्रेजेंट कर रही हो तो हम अमूमन जो प्रीवियस हमारा डिस्कशन हो चुकी है वहाँ हम उसे अल्फ़ा से प्रेजेंट कर रहे हैं, और उस पर जो टेंजेंट हो उसे T1 से, जो नॉर्मल हो उसे N1 से, और जो कर्वेचर है उसे K1 से प्रेजेंट करते हैं। ये आप लोग पहले कर चुके हैं। तो अब ये बताया गया है कि अगर आपके पास एक कर्व दी गई है जो बेसिकली इमेज है, तो उस पर जो इन्वोल्यूट होगा उसका कर्वेचर फाइंड करें। अब हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर देखें T1 इक्वल होता है N के, ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बाय चेन रूल T1 प्राइम इक्वल होगा N प्राइम एंड S प्राइम विद रिस्पेक्ट टू S1, क्योंकि n जो है S पर डिपेंड कर रहा था तो S का S1 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव S प्राइम भी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, T1 आपको पता है कि T प्राइम के N की इक्वल होता है, तो T1 जो है वो आपके पास K1 N1 हो जाएगा, और N प्राइम जो है वो आपके पास टा बी माइनस के टी की इक्वल होगा, और S प्राइम की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं 1/c माइनस एस के की इक्वल है। अब ये वैल्यू जो है इसे आपने सेल्फ मल्टीप्लिकेशन के तहत ख़ुद से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास आ जाएगा K1 स्क्वायर N1 डॉट N1, इसी तरह से टा भी माइनस के टी होल स्क्वायर आ जाना है, इसे 2 टाइम लिख दिया, और C माइनस एस का स्क्वायर K का स्क्वायर। N1 डॉट N1 ये आगे जाके कैंसिल कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास K1 का स्क्वायर जो है वो लास्ट लाइन में देख लें, बीच में वो सिंप्लीफिकेशन है। लास्ट लाइन में लिखा है टा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर C माइनस एस होल स्क्वायर के स्क्वायर की इक्वल। इसे थोड़ा अरेंज करेंगे तो K1 आपके पास आ जाएगा टा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर C माइनस एस स्क्वायर के स्क्वायर के। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आपने ले ली, मीन्स स्क्वायर रूट ले लिया है, जबकि K1 और K नॉन ज़ीरो होने चाहिए, यकीनन सी बात है।
ये आपके पास रिक्वायर कर्वेचर होगा इनवोल्यूट ऑफ अ कर्व अल्फा अपॉन एस के। जी नेक्स्ट एक थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी इनवोल्यूट्स टू द गिवन स्पेस कर्व सी। अगर आपके पास एक स्पेस कर्व हो, उसे हम सी से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने प्रूव करना है कि उसके जो इनवोल्यूट्स होंगे, अब फिगर आप जहन में रखिएगा, तो उस कर्व पर इनवोल्यूट्स इनफाइनाइट होंगे। ये हमने प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी फ़िगर आपको मैं दोबारा से जो है वो रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर आगे इसके प्रूफ में देखेंगे। हमारे पास ये फिगर है, एक कर्व उस पर जो टेंजेंट है एक पॉइंट पी पर, उसे हम टी से प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके नॉर्मल को आर से प्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर आर से बजाय एन के। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड कर्व C1 है, उस पॉइंट P1 पर टेंजेंट T1 लाया कर रहा है और उस पर हम नॉर्मल जो है, या कह लें कि पॉइंट ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है उसे हम R1 से प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से ओरिजिन से कर्व C जो है, इस पर पॉइंट P तक का डिस्टेंस उसे हम R से प्रेजेंट कर रहे हैं और इसी तरह से पॉइंट P और P1 के दरमियान में डिस्टेंस उसे हम लैम्डा T से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये बातें ज़हन में रखनी है। एक ट्रायंगल भी बन रही है OP एंड P प्राइम, जबकि इसकी साइड्स होंगी R1 R और लैम्डा T, ये भी आपने ज़हन में रखना है। अब इसको लेके आगे हम प्रूव करते हैं। लेट द गिवन स्पेस कर्व बी R इक्वल्स टू R एट एस। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो कर्व है उसे हम R से प्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ S पर डिपेंड कर रही है, उसे R एट S से लिखा जा रहा है। Now the position vector of the point P1 at R1 to the curve C1 can be written as P1 equals to lambda t। जैसे भी आपको मैंने बताया था कि उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे लैम्डा टी से प्रेजेंट करेंगे, तो वो हमने लिख लिया। तो इस सूरत में OP किसकी इक्वल होगा, आप दोबारा से वो फिगर देखिएगा, नोट से भी आपके पास होंगे। OP1 जो है वो इक्वल होगा OP प्लस P इंटू P1 मल्टीपल जो है। अब इसकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। OP1 की वैल्यू R1 थी, OP की वैल्यू R और P1 की वैल्यू अभी हमने कहा है लैम्डा टी है। ये आ गया, ऐसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 का S1 के रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा R1 का S1 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, और आगे जो है आपके पास R प्लस लैम्डा टी का S के रिस्पेक्ट से और S का S1 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल। लेफ़्ट साइड आपकी R प्राइम T1 की इक्वल आ जाएगा और राइट साइड जो है पहले ब्रैकेट फैक्टर का डेरिवेटिव लिया, R प्राइम प्लस लैम्डा प्राइम T प्लस लैम्डा T प्राइम, और DS ओवर DS1 एज इट इज़ आ गया आपके पास, ये साइड पे रहा। इन्हीं को अरेंज किया और T प्राइम की जगह KN की वैल्यू पुट कर दी आपके पास, और R प्राइम की जगह T की वैल्यू सेरेट फ्रीनेट फार्मूला यूज़ करते हुए। आपने क्या करना है, T की रिस्पेक्ट से आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है, जो अभी आप निकाल चुके हैं। T के साथ डॉट प्रोडक्ट ली तो लेफ़्ट साइड T1 डॉट T, राइट साइड जो है ब्रैकेट फैक्टर के साथ भी T की डॉट प्रोडक्ट आ गई है, और DS ओवर DS1 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल है वो एक के साथ डॉट प्रोडक्ट आनी है, ब्रैकेट के साथ हमने ले ली। लेफ़्ट साइड आपकी डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट है 0 आ गया, और राइट साइड पे जो है सेम की डॉट प्रोडक्ट 1 और डिफरेंट की डॉट प्रोडक्ट 0 होनी है, तो आपके पास ब्रैकेट फैक्टर जो है वो 1 प्लस लैम्डा प्राइम DS ओवर DS1 0 की इक्वल आ गया। DS ओवर DS1 आपके पास रेशो नॉन ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब है 1 प्लस लैम्डा प्राइम 0 या लैम्डा प्राइम की वैल्यू -1 की इक्वल आ जाएगी। इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो -S प्लस C की इक्वल आएगा, जबकि C आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। 1 इम्प्लाइज आपने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है। R1 इक्वल आ गया R प्लस -S प्लस C T, और ये थोड़ा अरेंज करने के बाद R1 इक्वल आ गया R प्लस C माइनस S T के। This equation signifies due to presence of an arbitrary constant C, there exists an infinite number involutes for the given curve C। अब यहाँ देख लें कांस्टेंट C अपेयर हो रहा है, C की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, आपके पास डिफरेंट आंसर आते चले जाएंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है।